स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BCA ई क्लासेस में। आज हम 12th क्लास इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने जो डिस्कशन किया था चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स के बारे में, उसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि एक इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है और उनका सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक के चैप्टर नंबर 3 की, जो हमारा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि एक जो कंज्यूमर होता है किस प्रकार से बिहेवियर करता है, मतलब वो जो ग्राहक होता है, ठीक है, जो हमारा उपभोक्ता होता है वो कैसे उसका व्यवहार होता है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर में यहाँ पे दो मेन पॉइंट बन के आते हैं, कंज्यूमर बजट और यूटिलिटी। कंज्यूमर बजट की जब बात आती है तो वहाँ पे हम उसकी आय की बात करते हैं कि उसकी इनकम क्या है। ठीक है, इनकम की बात करते हैं। बट यूटिलिटी में हम उस इनकम से वो कितनी सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक कंज्यूमर जो होता है अपनी इनकम के द्वारा कितनी सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकता है, वो सेटिस्फैक्शन हम यहाँ पे यूटिलिटी में नापते हैं, मतलब उपयोगिता, कि उसके लिए कौन सी वस्तु कितनी उपयोगी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये यूटिलिटी है क्या। ठीक है, तो यूटिलिटी एनालिसिस में आप देख रहे हैं, यूटिलिटी एनालिसिस में उपयोगिता विश्लेषण में क्या होता है। यूटिलिटी इज द वांट्स सेटिस्फाइंग ऑफ द गुड्स, मतलब कि जो यूटिलिटी है वो हमारी क्या है कि किसी वस्तु से होने वाली क्या है, उसकी संतुष्टि से है कि उसको कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, वो उससे क्या संतुष्टि चाहते हैं। ठीक है, एक तरह से आप देखते हो किसी पदार्थ की वह शक्ति, मतलब वो पावर, ठीक है, जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि किया जा सके। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो किसी पदार्थ की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है। ये संतुष्टि ही, ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन ही, किसी भी गुड से प्राप्त होने वाली सेटिस्फैक्शन ही हमारी यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या करोगे, एक सेब खाओगे, एक सेब को खाने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से मिल सकती है। जैसे कि आपको वहाँ पे, मतलब आपको भूख लग रही है, आपको, ठीक है, आपने वहाँ पे सेब को खा के भूख मिटा दी। ठीक है, या फिर आपका सेब खाने का मन कर रहा था, ठीक है, आपको भूख नहीं थी लेकिन आपको सेब खाने का मन कर रहा था, सेब को खा के आपने जो सेटिस्फैक्शन प्राप्त किया है वही उसकी यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, यूटिलिटी यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट में क्लियर होती है कि यूटिलिटी के जो है यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से, टोटल यूटिलिटी की कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। टोटल यूटिलिटी में हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द गिवन अमाउंट्स ऑफ सेम कमोडिटी ऑफ एक्स, मतलब कोई वस्तु हमारे पास एक्स है, ठीक है, एक्स की हमारे पास क्या है, बहुत सारी हमारे पास क्या है, उसकी क्वांटिटी है। ठीक है, वो जो क्वांटिटी है उन क्वांटिटी से, सभी क्वांटिटी से प्राप्त होने वाली यूटिलिटी, ठीक है, उसकी उपयोगिता, प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो हमारे पास है, यूटिलिटी है, उन सभी यूटिलिटी के को जब हम जोड़ देते हैं, उनको टोटल कर देते हैं, तो उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे टोटल यूटिलिटी को किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, आइए उसके बारे में। यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला बनता है वो है टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब एक्स जो कमोडिटी हमारे पास वस्तु है उसकी टोटल यूटिलिटी क्या होगी, फंक्शन ऑफ क्यू एक्स। क्यू एक्स यहाँ पे हमारा है कि जो एक्स कमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट है, कितनी उसकी क्वांटिटी हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो TU मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, क्यू एक्स यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, एफ हमारा जो फंक्शन है जो इनके बीच में क्या करता है, एक रिलेशन को शो करता है। ठीक है, इसके साथ हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग यहाँ पे आता है सीमांत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल ऑफ ए कमोडिटी, मतलब किसी एक वस्तु की, ठीक है, किसी एक वस्तु की एक अतिरिक्त यूनिट से हमें जो यूटिलिटी चेंज होती है, हमारी जो यूटिलिटी चेंज होती है, मतलब या हमें जो चेंजिंग यूटिलिटी प्राप्त होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा मार्जिनल यूटिलिटी MU इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ N माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ N माइनस 1। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास जो 6 यूटिलिटी है, मतलब 6 यूनिट है, 6 यूनिट से लेट करो हमारे पास 28 यूटिल्स प्राप्त होते हैं। यूटिल्स मतलब उसकी यूटिलिटी कितनी है, 28। बट जो जैसे हमारे पास 7 यूनिट आई है, हमारे पास 7 यूनिट,
7 यूनिट से जो हमने एक एडिशनल यूनिट किया ना, इससे हमारे पास प्राप्त होने वाली जो यूटिल्स है हमारे पास कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है। ठीक है, वो हमारे पास कितनी हो जाती है, यहाँ पे 30 हो जाते हैं। तो हमारे पास जो मार्जिन यूटिलिटी बने के आएगी, तो वो मार्जिन यूटिलिटी हमारे पास अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला, तो ये हमारे पास बन के आएगी 30 माइनस 28। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 यूटिल्स। जो 2 यूटिल्स हमारे पास बन के आई है, ये 2 यूटिल्स हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी कहलाती हैं। कि पहले हम 6 यूनिट का यूज करते थे, कंज्यूम करते थे, हमको 28 यूटिल्स प्राप्त होते थे, बट हमने 7 यूनिट का यूज किया तो हमारे पास 30 यूनिट प्राप्त हुए। तो एक यूनिट को चेंज करने से जो यूटिलिटी में चेंजिंग आई है वही मार्जिन यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास मार्जिन यूटिलिटी का। ठीक है, डेल्टा ऑफ टोटल यूटिलिटी, भाई जो टोटल यूटिलिटी है ना उनका डिफरेंस देखो। ठीक है, और डेल्टा ऑफ क्वांटिटी, और जो हमारे पास क्वांटिटी है उनका डिफरेंस। हम इसको यहाँ से कर सकते हैं कि जो डेल्टा मतलब डेल्टा टी जो है हमारे पास, ठीक है, यूटिलिटी है, ये हमारे पास है 30 माइनस 28। कितना आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 30 माइनस 28 माइनस डेल्टा क्या होगा, यूनिट का डिफरेंस 7 माइनस 1, वो सॉरी 6, तो हमारे पास कितना है 2 डिवाइड बाई 1, तो ये हमारे पास 2 यूटिल्स आया निकल के। ठीक है, तो यही इसी तरह से हम टोटल यूटिलिटी से मार्जिन यूटिलिटी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं हम टाइप ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारे पास जो ये है हमारा, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप रखे हैं यूटिलिटी के। जो पहला टाइप है हमारे पास वो है पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे बात करते हैं पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी की। देखो अभी हमने यहाँ पे देखा है यहाँ पे कि अगर हमारे पास 6 यूनिट है और हमारे पास 28 यूटिल्स है, 7 यूनिट होने के बाद हमारे पास 30 यूटिल्स हो चुके हैं। कि एक यूनिट के बढ़ने से हमारे पास यूटिल्स जो हमारे पास है, यूटिलिटी जो हमारे पास है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब किसी एक यूनिट के बढ़ने से हमारे पास यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो वही यूटिलिटी हमारी जो क्या कहलाती है, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ हमारे पास है नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी क्या लगता है, आइए इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं। कि अगर मान लें हम यहाँ पे 7 की जगह 8 यूनिट कर लेते हैं। कितने यूनिट कर लेते हैं, 8 यूनिट करते हैं। 8 यूनिट से आप देख रहे हो कि हमारे पास वापस 26 यूटिल्स हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, 8 यूनिट करने से हमारे पास क्या हुआ है, 26 यूटिल्स प्राप्त होते हैं। कि जैसे हमारी 1 यूनिट बढ़ती है तो हमारी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, जब हमारी एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने से, किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट बढ़ाने से उसकी यूटिलिटी कम होती है तो उसको क्या कहते हैं, हम नेगेटिव यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास जीरो यूटिलिटी, जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी किस प्रकार से होती है, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल हमारे पास कि हमारे पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट से हमारे पास 30 यूटिल्स आते हैं निकल के। इसी तरह से हमने यूनिट को बढ़ाया, 6 यूनिट से हमारे पास भी 30 यूटिल्स आते हैं निकल के। मतलब जो उसकी यूटिलिटी है वो भी 30 ही है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ना तो यूटिल्स हमारे इंक्रीज हुए और ना ही यूटिल्स हमारे डिक्रीज हुए। तो इस प्रकार की जो यूटिलिटी आती है हमारी वो जीरो मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे जीरो आई निकल गया। आपने यहाँ पे देखा नेगेटिव में कि यहाँ पे 30 माइनस 26 कितना आया था, -4, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। बट जब यहाँ से माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 2 यूटिल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बने ये हमारे पास पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी और जीरो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास फाइंड आउट हो क्या आई है। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं कंज्यूमर बजट्स के बारे में, जो कि इसका यूटिलिटी से के साइड में दिया हुआ नेक्स्ट पार्ट है। जब हम कंज्यूमर बजट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बजट सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बजट सेट्स और बजट लाइन। बजट सेट क्या होता है, बजट सेट जो एक तरह से क्या होता है ना, ये हमारा एक सेट होता है किसका,
ये हमारा जो सेट होता है वो हमारा होता है इनकम का, इनकम कि जो हमारे पास इनकम है उससे हम मतलब कितनी सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं। ठीक है, सपोज करो हम 2 गुड्स हमको खरीदने हैं, गुड्स खरीदने हैं हमें, कौन कौन से, एक हमारे पास है एप्पल, एक हमारे पास है ऑरेंज। ठीक है, बट जो हमारे पास इनकम है वो हमारे पास 60 रुपीज़ है। कितना रुपीज़ है हमारे पास, 60 रुपीज़ हमारे पास इनकम है। ठीक है, और ये सपोज करते हैं कि मार्केट में जो एप्पल है, जो एक एप्पल है हमारे पास, एप्पल्स है वो 2 रुपीज़ का है। ठीक है, 2 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब एक एप्पल हमारे पास 2 रुपये का है। और जो ऑरेंज है वो क्या हमारे पास 1 रुपीज़ है, किसका, पर ऑरेंज। ठीक है, पर यूनिट। जो ऑरेंज है हमारे पास वो एक ऑरेंज हमारे पास 1 रुपये का है। तो आप यहाँ पे क्या डिस्कशन करोगे कि जो हमारे पास ये इनकम है, जो हमारे पास 60 इनकम है, इसको हम एप्पल्स एंड ऑरेंज में किस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि यहाँ से हम कितने एप्पल परचेज कर सकते हैं और कितने ऑरेंज परचेज करते हैं। अगर आप देखते हो कि 2 रुपये का एक एप्पल है और आप सारे के सारे एप्पल परचेज करने हैं, आपने क्या करने हैं, सारे के सारे एप्पल परचेज करने हैं, तो आप देखते हो कि 60/2, तो आप यहाँ पे 30 एप्पल ही परचेज कर पाओगे। कितना, 30 एप्पल ही परचेज कर पाओगे। अगर ऑरेंज की बात करते हैं, 1 रुपये का एक ऑरेंज है तो 60 रुपये में कितना ऑरेंज खरीद लोगे आप, 60 ऑरेंज क्या करोगे, प्राप्त कर लोगे, किस में, 60 रुपीज़ में। ठीक है, बट यहाँ पे 30 एप्पल्स ही आप ले पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बजट सेट के द्वारा क्या करेंगे, इनकम का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए देखते हैं हम बजट सेट से एक तरह से किस प्रकार से डिस्कशन करते हैं हम। ठीक है, एक तरह से आप मान के चलते हो कि जो हमारा बजट है ना, जो हमारा बजट सेट है, बजट सेट है, ये बजट सेट जो शो करता है वो हमारा शो करता है कंजप्शन पॉसिबिलिटी, कंजप्शन पॉसिबिलिटीज को फॉर ए कंज्यूमर। मतलब ये क्या करता है, किसी एक जो कंज्यूमर है, मतलब ग्राहक है, उससे कंजम्पशन पॉसिबिलिटी को शो करता है। मतलब कि एक कंज्यूमर जो है वो अपने उपभोग के लिए कितनी संभावना रख सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी रख सकता है। जैसे कि इसी एग्जांपल में आप देखते हैं कि अगर वो 30 एप्पल परचेज करता है, वो कितने 30 एप्पल परचेज करता है, तो वो ऑरेंज की मात्रा 0 परचेज करेगा, मतलब ऑरेंज को कुछ भी परचेज नहीं कर पाएगा। अगर वो 60 ऑरेंज परचेज करता है तो यहाँ पे फिर एप्पल को वो कुछ भी परचेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर वो कुछ एप्पल और कुछ ऑरेंज परचेज करता है तो कितने वो एप्पल परचेज करेगा और कितने वो ऑरेंज परचेज करेगा, उसको ही हम कंजप्शन पॉसिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर कहा जाता है कि कंज्यूमर की कंजप्शन पॉसिबिलिटी क्या है। आइए अब हम इसको एक टेबल के द्वारा शो करते हैं। टेबल में क्या कहा है, टेबल में कहा है कंजप्शन पॉसिबिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर, मतलब जिसको बजट सेट के द्वारा प्रयोग करते हैं। इसमें ऐड करके चलते हैं, यूनिट ऑफ एप्पल्स वैन रेट 2 रुपीज़ पर एप्पल, एक एप्पल कितने का है, 2 रुपये का है। और यूनिट ऑफ ऑरेंज वैन रेट 1 रुपीज़ पर ऑरेंज, और एक ऑरेंज कितना है हमारे पास, 1 रुपये का है। ठीक है, बट हमारे पास टोटल इनकम कितनी है, हमारे पास टोटल इनकम हमारे पास 60 रुपीज़। अब 60 रुपीज़ में अगर हम सारे के सारे ऑरेंज परचेज कर लेते हैं, सारे के सारे ऑरेंज परचेज कर लेते हैं, तो 60 के 60 रुपये हमारे यहाँ पे खर्च हो चुके हैं, एक्सपेंड हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे हम एप्पल को कुछ भी परचेज नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हम 40 ऑरेंज परचेज करते हैं तो यहाँ से हमने कितना एक्सपेंस कर दिया, 40 रुपये। अब हमारे पास कितने पैसे रुपये बचे यहाँ पे, 20, तो हम उस 20 रुपीज़ में हम यहाँ पे 10 एप्पल परचेज कर पाएंगे। क्यों 10 क्यों कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक एप्पल 2 रुपये का है और हमारे पास बचे हैं 20 रुपीज़, तो 20 रुपीज़ में हम 10 ही एप्पल परचेज कर पाएंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम 20 ऑरेंज परचेज कर लेते हैं, 20 यहाँ पे परचेज कर, 20 रुपीज़ तो हमारे पास एक्सपेंड हो गई है। अब हमारे पास कितना बचा, 40 को हम क्या करेंगे, 2 रुपये का एक एप्पल है तो हम यहाँ पे 20 ही परचेज कर पाएंगे। ठीक है, और अगर हम एक भी ऑरेंज परचेज ना करें, तो 60 रुपये में हम 2 के हिसाब से 30 एप्पल, मतलब 30 एप्पल ही परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बजट सेट था हमारे पास जो कंजप्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ ए कंज्यूमर को शो करता है। ठीक है, अब इसके साथ ही आपने देखा बजट सेट के साथ ही एक दूसरा वर्ड दिया हुआ है, बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है
किसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, किसकी कंजप्शन पॉसिबिलिटी की। जो हमने ये कंजप्शन पॉसिबिलिटी की है, इसका एक ग्राफ है और इस ग्राफ को कैसे शो करते हैं। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ पे क्या 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये हमारे पास एप्पल्स है, ये ऑरेंज है। आप यहाँ पे टेबल में देख रहे हो, जब हमारे पास 60 एप्पल्स है तो ऑरेंज हमारे पास 0 है। ठीक है, 40, 10, 20, 20 और 0, 30। मतलब जब हमारे पास 60 ऑरेंज है तो एप्पल हमारे पास 0। ठीक है, और उसी के साथ जब हमारे पास 40 हुए, ये 40 होंगे तो ये 10 हो जाएंगे। 40 पे 10 है और 20 पे 20 है। 40 पे 10 और 20 पे 20। जब ये 40 थे तो ये हमारे पास आ गए थे 10। ठीक है, और 20 पे हमारे पास 20 और 30 पे 0। तो इस तरह से जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो लाइन इनको टच करती हुई जाएगी, ये इनको टच करती जाएगी। और इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं। लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम, बजट लाइन बोलते हैं। और ये बजट लाइन क्या करती है, डायग्रामेटिक वो करती है, मैट्रिक प्रेजेंटेशन करती है ऑफ किसका, कंजप्शन पॉसिबिलिटी का। ठीक है, और इसी के साथ जो ये हमारे पास अंदर का एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेजिबल एरिया या अटेंडेबल कंजप्शन। मतलब अटेंडेबल कंजप्शन। और जो बाहर का एरिया हो गया, इसको बोलते हैं हम नॉन अटेनेबल। ठीक है, नॉन अटेनेबल कि एक हम 60 रुपये से सिर्फ इस लाइन को या इसके अंदर वाले पार्ट से ही हम क्या करते हैं, अपना परचेज कर सकते हैं। इसके बाहर वाले को हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, इतना सोर्स नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बजट लाइन और बजट सेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एक कंज्यूमर जो होता है, एक उपभोक्ता होता है, वो किस चीज़ को क्या करता है, प्रेफरेंस देना चाहता है, किसको प्राथमिकता देना चाहता है, उसके लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफरेंस देना चाहता है। मान लिया अभी हमने जो टेबल बनाई थी कि हमारे पास यहाँ पे जो टेबल बनाई हमने, उसमें सेट निकल के आए 0, 60, 10, 40, 20, 20, 30, 0 कि एक उपभोक्ता अपनी इनकम से कितने प्रोडक्ट मतलब कितने एप्पल परचेज करेगा, कितने ऑरेंज परचेज करेगा। उसके पास कई ऑप्शन हो जाते हैं। इन ऑप्शनों में वो किस ऑप्शन पे अपने आप को रखता है, अपने आप को अटेंड करता है, ठीक है, वही हमारा प्रेफरेंस कहलाता है। मतलब एक तरह से अपने आप को इंडिफरेंट करता है, मतलब तटस्थ करता है कि इन ऑप्शन में से वो किस ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रेफरेंस के बारे में दो टॉपिक यहाँ पे करते हैं, इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस सेट क्या होता है, मतलब तटस्थ समूह किसे कहते हैं। इंडिफरेंस सेट, इट इज ए सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी, कि ये दो कमोडिटी मतलब किसी दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करता है, विच आफ्टर ए कंज्यूमर द सम लेवल, ठीक है, सम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन, मतलब उसे कुछ लेवल लगते हैं, उनके सेटिस्फैक्शन को शो करता है। सो दैट ही इज इंडिफरेंस बिटवीन दीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि उनके बीच में जो कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं उनमें अपने आप से किस प्रकार की सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। ये इंडिफरेंस सेट्स के द्वारा ही हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस टेबल में मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन हमारे पास है ABCD। एप्पल्स यहाँ पे हो गए, ऑरेंज यहाँ पे हो गए, और ये हो गया हमारा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। मार्जिनल्स के बारे में हमने पढ़ा कि एक अतिरिक्त यूनिट को चेंज करने से कितना डिफरेंस होता है, ठीक है, वो मार्जिनल कहलाता है। ठीक है, रेट ऑफ
ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशंस की इसमें किस प्रकार से चेंज करते हैं, हम इसको आगे शॉर्ट फॉर्म में MRS पढ़ेंगे। ठीक है, सपोज करो आपने यहाँ पे जो एप्पल्स है उसको कितने किया, यहाँ पे आपने 1, ठीक है, इसकी मतलब आपने इसको एक एप्पल को परचेज किया। ठीक है, यहाँ पे जो ऑरेंज कितने हुए 10। ठीक है, इसी तरह से 2, 7, 3, 5 और 4, 4। ये जो फिगर ले रहा हूँ मैं, ये अपनी तरफ से एक एग्जांपल शो करने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, अगर हम एक एप्पल परचेज करते हैं, अपनी इनकम दो, जो हमारे पास इनकम है, एक एप्पल परचेज करते हैं तो हम ऑरेंज 10 परचेज करेंगे। मतलब अपने यहाँ से ये ऑप्शन ए भी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम एप्पल 2 परचेज करते हैं तो सिंपल सी बात, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है, हमको ऑरेंज की क्वांटिटी माइनस करनी पड़ेगी। तो 2 एप्पल के साथ हमने 7 ऑरेंज परचेज किए। इसी तरह से 3 एप्पल के साथ 5 ऑरेंज और 4 एप्पल के साथ 4 ऑरेंज हमने परचेज किए। ठीक है, अब यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या निकल के आता है, हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कि जब हम एक एप्पल परचेज करते हैं और एक एप्पल से हम 2 एप्पल पे पहुँचते हैं, मतलब 2 एप्पल पे पहुँचते हैं, यहाँ पे 1 एप्पल से 2 एप्पल पे पहुँचते हैं, तो हमारे पास ऑरेंज जो है, ऑरेंज ये हमारे पास डिक्रीज होके 7 हो जाता है। मतलब एक एप्पल के लिए हमको 3 ऑरेंज को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। एक एप्पल के लिए हमें 3 ऑरेंज को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। मतलब एक एप्पल के लिए 3 ऑरेंज, एक एप्पल बराबर 3 ऑरेंज को हमें सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। ठीक है, उसी तरह से जब हम अगली स्टेज पे पहुंचते हैं कि जब हम 2 से 3 एप्पल पे जाते हैं तो हमें 7 से 5 पे जाने के लिए 1:2 का हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। यहाँ पे 1 एप्पल के लिए आप देख रहे हो 2 ऑरेंज को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है। इस तरह से जब हम नेक्स्ट के लिए जाते हैं तो यहाँ पे 1:1। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा रेशियो डाउन होता जा रहा है, रेशियो डाउन हो रहा है। इसी डाउन रेशियो को हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, मतलब कि ह्रास सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, मतलब जो ये घटता जा रहा है रेशियो, ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने इनडिफरेंस सेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया है। ठीक है, ये इनडिफरेंस सेट्स के हमारे पास क्या हुई, टेबल हुई है। और ये जो टेबल हमारे पास वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने हैं ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस टेबल के द्वारा अब हम क्या करेंगे, इंडिफरेंस कर्व, जो हमारा इसमें सेकंड टॉपिक है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है। इसके साथ साथ हम इंडिफरेंस मैप और इंडिफरेंस कर्व की वो क्या बोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। इंडिफरेंस कर्व है क्या, सिंपल सी बात है, इंडिफरेंस सेट्स को एक हम ड्रामेटिक लाइन में ड्रा कर देते हैं और वो लाइन ही हमारी क्या कहलाती है, इंडिफरेंस कर्व कहलाती है। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आया है, वो है हमारे पास इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में आप देखते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईसी पढ़ते हैं। ए कर्व विच इज ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट। एक जो इंडिफरेंस सेट है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, मतलब इसको एक डायग्राम में हम शो कर देते हैं। इट शो डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज लाइक एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल और ऑरेंज की 2 कमोडिटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपने देखा था कि जो हमारे पास एप्पल थे वो हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10, ये हमारे पास ऑरेंज हो गए। एप्पल 1, 2, मतलब कि 2, 4, एक तरह इसको 1, 2 ले लो, 1, 2, 3, 4। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे परचेज किए थे 10 ऑरेंज और एक हमारे पास एप्पल था, तो हमारे पास पॉइंट बना ये। उसके बाद 2 के साथ 7 का, ठीक है, 2, 7, 3,
5 और 4 4। ठीक है, ये क्या बने हमारे पास 4 4। तो इन पॉइंटों को मिलाने से आप देख रहे हो कि ये 10 1 का, 2 7 इनके बीच में 7 आएगा, 3 5 इनके बीच में आएगा और 4 4 पर। इन पॉइंटों को मिलाने से, ये जो पॉइंट बना हमारा, इनको मिलाने से जो एक कर्व बनता है, जो एक कर्व बनता है वही कर्व हमारा आईसी कहलाता है। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व कहलाता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंडिफरेंस सेट से इंडिफरेंस कर्व के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। ठीक है, इसके साथ हम इंडिफरेंस कर्व के बाद साथ साथ हम इंडिफरेंस मैप के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस मैप एक तरह से होता है, इंडिफरेंस मैप इज ए फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कि जो इंडिफरेंस मैप है मतलब तटस्थ मानचित्र है। ठीक है, ये मानचित्र हमारा क्या है, एक जो बहुत सारे हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है ना, वो एक फैमिली होगी, तो उसको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इंडिफरेंस मैप में, आप यहाँ पे देख रहे हो ये IC1 हो गया, ये IC2 हो गया, ये IC3 हो गया। ठीक है, ये जो काफ़ी सारे हमारे पास इंडिफरेंस कर्व चलेंगे, यही हमारे इंडिफरेंस मैप कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के बारे में डिस्कस किया। आइए अब हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टी है कौन कौन से, देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी प्रॉपर्टी बुक के अंदर मिल जाएगी, बट बुक के अंदर सिर्फ ओनली ये राइट है, मतलब लाइनों में लिखी हुई है। ठीक है, उसमें मतलब विद ग्राफ इसको एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है, और मैं यहाँ पे आपको विद ग्राफ इसको एक्सप्लेन कराऊंगा कि ये प्रॉपर्टी किस प्रकार से ग्राफ में शो होती है। ठीक है, +2 लेवल की जो बुक है उसमें बुक्स के अंदर ये प्रॉपर्टी विद ग्राफ नहीं है, बट अगर आप BA में या फिर BCom में इसके बारे में स्टडी करोगे तो वहाँ पे शायद आपको विद ग्राफ मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व आर नेगेटिवली स्लोप्ड और या दे स्लोप्ड डाउनवर्ड। कि इसको जो स्लोप है वो नेगेटिवली है, मतलब नेगेटिव है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। आपने देखा जब मैंने पहले इंडिफरेंस कर्व बनाया वो मैं ऊपर से चला और नीचे की ओर ऐसे आया, तो ये हमारा IC कर्व जो बना वो ऊपर से नीचे की ओर बना नेगेटिवली, या जिसको हम लेफ्ट टू राइट कह सकते हैं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब लेफ्ट से राइट की ओर ये नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि IC कर्व कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या है, कन्वेक्स है, किसके, ओरिजिन की ओर। देखो इसी ग्राफ में आप देख रहे हो ये इसका ओरिजिन होता है 0 0। ठीक है, जो IC कर्व है ये इसका कन्वेक्स है। आपने उसमें PPC वक्र के बारे में सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था, वो क्या था हमारे पास, वो था कनकेव। वो कनकेव था। कनकेव क्या होता है कि ये ग्राफ हुआ, ठीक है, इस ग्राफ के साथ वो हमारे पास इस तरह से बन के आया था, उठा हुआ, वो क्या था हमारे पास, उठा हुआ, तो ये होता है हमारे पास कनकेव। ठीक है, कन्वेक्स क्या होता है, जैसे ये ग्राफ हुआ है और ये यहाँ पे क्या हुआ, ये उठा नहीं होगा, ये नीचे से दबा हुआ होगा ऐसे। ठीक है, तो ये होता है कन्वेक्स, ये कनकेव होता है और ये कन्वेक्स होता है, तो इसलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये शो करती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। कि जो इंडिफरेंस कर्व है वे आपस में एक दूसरे को ना तो टच करते और नहीं वे एक दूसरे को काटते। जैसे कि आपने देखा इंडिफरेंस मैप में आपने 2 इंडिफरेंस कर्व के बारे में, जैसे ये IC हो गया हमारे पास, एक और ये IC हो गया, ठीक है, एक और ये IC हो गया। आपने देखा ये IC कर्व एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं कर रहे, नहीं एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, बट इनने कहा कि नेवर टच, मतलब इंडिफरेंस कर्व कभी भी IC इस तरह से नहीं होगा, इंडिफरेंस कर्व कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि वो एक दूसरे को टच करे या एक दूसरे को काट दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इंडिफरेंस कर्व इसी शेप में बनेंगे, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट या काटते हुए नहीं बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व, जो ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ इंडिफरेंस कर्व होगा, रिप्रेजेंटेड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वो क्या करेगा, कंज्यूमर की हायर सेटिस्फैक्शन करेगा, मतलब ऊंची सेटिस्फैक्शन को शो करता है। जैसे कि ये IC कर्व हो गया 1, ये IC कर्व 2 हो गया,
ये आईसी कर्व 3 हो गया कि जो इसकी सेटिस्फैक्शन होगी, जो इस आईसी कर्व की सेटिस्फैक्शन होगी वो इसकी सेटिस्फैक्शन से ज़्यादा होगी। कैसे? देखो मान ले कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी एक्स की ये यूनिट खरीदता है, एक्स की ये यूनिट खरीदता है और वाई की ये, इसके अकॉर्डिंग। बट अब यहीं पे देख लो इसी पॉइंट पे ये इसकी इतनी वाई की इतनी यूनिट खरीदेगा पहले जितनी, और एक्स की भी क्या होगा, ज़्यादा यूनिट बढ़ जाएगी। तो मतलब जितना डिफरेंस कर ऊपर उठेगा उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, इस प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है कि जो आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, टच नेदर एक्स एक्सिस और नोर वाई एक्सिस, कि जो इंडिफरेंस कर्व है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता और ना ही वो क्या है वाई एक्सिस को टच कर सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है आईसी, वो इस तरह से डला होता है, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी को भी टच नहीं करता। बट अगर कंडीशन हमारी ऐसी हो कि इंडिफरेंस कर्व इस तरह से एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो ये कंडीशन एक तरह से हमारे लिए नो कहलाएगी कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकता। इसी तरह से इंडिफरेंस कर्व कभी भी हमारा वाई एक्सिस को भी टच नहीं कर सकता, जैसे कि यहाँ पे एक ग्राफ में दिखाएगा कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है इंडिफरेंस कर्व। तो ये दोनों कंडीशन एक्स एक्सिस को टच करने वाली और वाई एक्सिस को टच करने वाली दोनों ही गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व नेदर टच एक्स एक्सिस और नोर वाई एक्सिस, कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में से किसी को भी टच नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इस चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर था कंज्यूमर बिहेवियर वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वाला, हमने इसमें आपने देखा कि इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने कंज्यूमर बजट और यूटिलिटी के बारे में, ठीक है, डिस्कस किया। यूटिलिटी में हमने देखा कि यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, और इसके साथ ही दूसरा जो इसका टाइप था मार्जिन यूटिलिटी के बारे में डिस्कसन किया। मार्जिन यूटिलिटी में हमारे 3 प्रकार की थी, कौन कौन सी? पॉजिटिव मार्जिन यूटिलिटी, नेगेटिव मार्जिन यूटिलिटी और जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इस तरह से हमने यूटिलिटी का टॉपिक क्लियर करने के बाद हम अपने जो दूसरे टॉपिक की तरफ आए, वो था हमारा कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट में आपने यहाँ पे जब देखा है कंज्यूमर बजट में कि इसमें बजट लाइन और बजट सेट के बारे में डिस्कस, बजट लाइन और बजट सेट में आपने देखा है कि जो हमारा बजट सेट था वो हमारा इनकम के ऊपर डिपेंड था, और बजट लाइन जो थी वो इसका डायग्रामेटिक था, मतलब इसको एक तरह से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन थी किसकी, इंडिफरेंस सेट्स की, ठीक है। फिर हमने बजट लाइन में जब हमने डिस्कस किया कि ये इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के ऊपर डिपेंड करती है, तो हमने यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कम नहीं होता है, यहाँ पर तटस्थ कि एक जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, वो किस प्रकार से मतलब किसी वस्तु को परचेज करने के लिए डिपेंड रहता है कि उसने कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन है उसमें परचेज करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसमें काफ़ी डिस्कशन किया। फिर हमने बजट मैप के बाद इसमें जो बजट की प्रॉपर्टीज़ थी, वो बजट की प्रॉपर्टीज आपने यहाँ पे देखी है कि किस प्रकार थी। यहाँ पे कि वो जो नेगेटिवली होती है, मतलब इंडिफरेंस लाइन जो होती है ऊपर से नीचे की ओर गिरी होती है, इंडिफरेंस जो लाइन होती है वो ओरिजिन के ऊपर कनकेव होती है, कभी भी इंडिफरेंस लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, काट नहीं सकती, ठीक है। और जितनी बजट लाइन जितनी ऊंची होगी उतनी ही उसकी सेटिस्फेक्शन हायर होगी। और जो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी थी कि बजट जो मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व है हमारा, वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया और यहाँ पे हमारा कंप्लीट चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। इसी के साथ आप चैनल के साथ बने रहिए जब तक हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आते हैं, नए ग्राफ के साथ, नई टेबल के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा दोस्तों में शेयर